नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का तीसरा पार्ट में से तीसरी कविता वृंद के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 15 पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास, अर्थग्राह्यता, प्रतिक्रिया, विचार विमर्श। वृंद ने कहा है कि मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। गर्व करना हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, गर्व करना हमारे लिए हानिकारक है। इससे वह अपनों से दूर हो जाता है, शत्रुता बढ़ जाती है। गर्व की वजह से मधुर वाणी नष्ट हो जाती है। इससे दूसरों पर रोब चलाने का प्रयत्न करके विफल हो जाते हैं, खुद चरित्रहीन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। आप अपना काम समय पर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। मैं अपना काम समय पर करने के लिए निम्न उपाय करता हूँ, जैसे कि कार्य को पूरी तरह से समझूंगा, कार्य को निश्चित भागों में विभाजित करूंगा, प्रयत्न योजना बनाऊंगा, प्रयत्न कार्य को पूरा करने के लिए उस योजना को अमल में लाऊंगा, बिना किसी हिचकिचाहट से कार्य पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार। क, पाठ में उत्तर ढूंढिए। पहला दिया गया है, यह किस दोहे का संदेश है? क, सही जगह पर सही बात शोभा देती है। इसका जवाब है, निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। ख, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका जवाब है, प्राण तुषातुर के रहे थोरे हु जलपान, पीछे जल भर सहस घट डारे मिलत न प्राण। उसके बाद है ग, भले की संगति में रहने से भलाई ही होती है। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, उत्तम जन के संग में सहसे ही सुख भासी, जैसे रूप लावे इतर लेत सभा जनवासी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भौरा कमल के फूल को छेद कर बाहर क्यों नहीं निकल पाता? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, प्रेम के बंधन की तरह दूसरा कोई बंधन नहीं। काठ को भी छेद करने वाला भौरा कमल के प्रेम में फंसकर अंदर ही बंद रह जाता है, लेकिन छेद करके बाहर नहीं निकल पाता। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, शेर की खाल पहनने से कोई व्यक्ति शेर नहीं हो जाता। यह उदाहरण वृंद ने अपने किस दोहे में दिया है? शेर की खाल पहनने से कोई व्यक्ति शेर नहीं हो जाता, वृंद ने अपने इस दोहे में इस उदाहरण को दिया है। भेष बनाए सुर को कायर सुर न होए, खाल उड़ाए सिंह की स्वार सिंह नहीं होए। उसके बाद दिया गया है ख, पाठ समझकर उत्तर दीजिए। सब शक्तिशाली व्यक्ति का साथ क्यों देते हैं? ठीक है बच्चों, सब लोग शक्तिशाली व्यक्ति का साथ क्यों देते हैं, यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। समाज में अमीर एवं प्रतिष्ठित लोगों का महत्व ज़्यादा मानते हैं।
लोग उनका आदर सत्कार करते हैं क्योंकि उनके डर से या उनकी मदद की अपेक्षा में उनकी प्रतिक्रिया में ऐसे भाव न दिखने पर भी बेचारे इसी आशा में शक्तिशाली लोगों का साथ देते रहते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। वृंद के अनुसार प्रकृति के खिलाफ जाने से काम बिगड़ जाता है। उन्होंने इसे किस प्रकार समझाया है? वृंद के अनुसार प्रकृति के खिलाफ जाने से काम बिगड़ जाता है। वृंद ने इसे दूध और दही जैसे चीज़ों के द्वारा बताया है। यदि दही दूध में पड़ जाए तो वह जम जाता है, किंतु कांडी पड़ जाए तो वह फट जाता है। थर्ड वन देखेंगे हम। ज्योति स्वरूपी हिये बसे सब शरीर में ज्योति। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है, इस पंक्ति के कवि श्री वृंदावन दास है। इस दोहे में वे कहते हैं कि ज्योति स्वरूप परमेश्वर सबके अंदर में बसा हुआ है। उसकी ज्योति घट घट में प्रकाशित है। फोर्थ वन हम देखेंगे। श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहना किस प्रकार लाभदायक है, इस बारे में वृंद ने क्या कहा है? उत्तम जनों के साथ रहने से स्वभावतया सुख मिल जाता है। इसके बारे में वृंद ने कहा है कि राजा अपने वस्त्रों में इत्र लगाता है तो दरबार उसकी सुगंध लेता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने की योग्यता का विस्तार। रहीम द्वारा रचित निम्नलिखित दोहे पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पावस दे की रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर वक्ता भर, भये हमको पूछत कौन। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी संकट कुसुंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। प्रश्न है, हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। पावस ऋतु में कोयल क्यों मौन साध लेती है? ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने प्रश्न पूछा है, पावस ऋतु में कोयल क्यों मौन साध लेती है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, पावस ऋतु में हर कोई बारिश की राह देखते हैं, अच्छी फसलों के लिए इंतज़ार करते हैं। ऐसे में मेंढक की टर्टक ही पसंद आती है। उस मौसम में कोई कोयल की कुकू पसंद से नहीं सुनते। रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे कही है? रहीम ने सज्जन व्यक्ति की तुलना चंदन वृक्ष से की है। बिन अवसर की बात और वर्षा ऋतु में कोयल का मौन हो जाना में क्या समानता है? ये दोनों मिलती जुलती बातें हैं। हम मौके के अनुसार बात करेंगे तो सम्मान प्राप्त करेंगे, नहीं तो उचित बातों को भी लोग अनुचित ढंग से लेते हैं। उस वक्त हमें कोयल जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मौन रहती है, ऐसा रहना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 16 के क्वेश्चंस देखेंगे। अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, स्वाभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, जो छात्र समय पर अपना कार्य नहीं करते उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, जो छात्र समय पर अपना कार्य नहीं करते उन्हें निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे, आज का काम कल पर छोड़ने से कल के काम के साथ पिछले दिन का काम मिलकर भार हो जाता है। समय पर जो काम सुपुर्द करना है उसे न करने से अंक छूट जाएंगे। कक्षा में प्रश्न पूछने पर समय पर जवाब न देने से मौका बेकार जाएगा। परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलता है, इससे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इसके विपरीत कठोर वचन बोलने से क्या परिणाम हो सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं, कठोर वचन बोलने से परिणाम हो सकते हैं, दूसरों का दिल दुखता है, बनते बनते काम की बात बिगड़ जाती है, सब गुस्सा हो जाते हैं, लोग दुश्मन बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, मन की शांति मिट जाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप अच्छी संगति किसे मानेंगे, धनवान की संगति को या विद्वान की? अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है यहाँ पर आप धनवान की संगति को अच्छा मानते हैं कि विद्वान की? तो हम आंसर लिख सकते हैं, विद्वान की संगति को मैं अच्छी संगति मानूंगा, क्योंकि विपत्ति के साथ देने वाला
ही सच्चा मित्र है। धनवान के पैसे सभी जगहों में शायद काम नहीं आ सकते, लेकिन विद्वान तो हर समस्या में अपनी चतुराई और होशियारी से सही रास्ते पर ला सकता है। इसलिए मुझे विद्वान की संगति पसंद है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8-10 वाक्यों में लिखिए। वृंद ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन की किन सच्चाइयों पर प्रकाश डाला है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं उन्होंने कौन सी यानी बातों पर प्रकाश डाला है। सही जगह पर सही बात शोभा देती है। भले की संगति में रहने से भलाई ही होती है। शेर की खाल पहनने से कोई व्यक्ति शेर नहीं हो जाता। सभी बलवान के सहायक होते हैं। प्रेम के बंधन की तरह दूसरा कोई बंधन नहीं। हरेक में ज्योति के रूप में भगवान रहता है। मधुर वचन के प्रयोग से अभिमानियों का अभिमान कम हो जाता है। समय पूर्ण होने के बाद कार्य करने की गणना असफलता में होती है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ों के समीप रहने से लाभ भी बड़ा होता है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। वृंद अपनी नीति सिद्ध करने के लिए उसका एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। ऐसा वे क्यों करते होंगे। इसी प्रकार उनके दोहों की अन्य विशेषताएं लिखिए। वृंद अपनी नीति सिद्ध करने के लिए उसका एक व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। शायद अपनी बातें जनता के दिलों में बसाना चाहते थे, इसलिए वे व्यवहारिक उदाहरण से हमें समझाते हैं। उनके दोहे नीतिपरक है और उपदेशात्मक है। नीति के संबंध में एक उदाहरण देखिए। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन्न मिलते न मिलाए। दूध दही से जमत है, कांडीते फटी जाए। उपदेशात्मक दोहों के लिए एक उदाहरण। मधुर वचन तेजात मिटे, उत्तम जन अभिमान। तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। उसके बाद हम देखेंगे सृजनात्मक कार्य। इन दोहों का गायन प्रस्तुत कीजिए। अपनी अनुभूति डायरी में लिखिए। ठीक है बच्चों, आपको इसकी अनुभूति मीन्स आपको इससे क्या एक्सपीरियंस मिला है वो आपको लिखना है और इसका गायन करना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कक्षा में वृंद दोहे गा चुका हूँ। प्रस्तुत करने समय मेरी अनुभूति तो सचमुच बातों में व्यक्त नहीं कर सकता। इतना तो लिख सकता हूँ, सुनकर मेरे दोस्त बहुत देर तक तालियां बजा रहे थे। बाद में मेरे हिंदी अध्यापक ने दोहों के चयन के बारे में मुझे सराहा। ऐसे नीतिपरक दोहे पढ़कर और सबको सुनाकर मेरा दिल तो फूला नहीं समाया। ठीक है बच्चों, आप लोग वैसे लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रशंसा। आज के वैज्ञानिक युग के प्रभाव में इंसान यांत्रिक होता जा रहा है। उसकी सामाजिकता और नैतिकता कहीं खोती जा रही है। इन्हें बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर लिखना है, खोती हुई नैतिकता और सामाजिकता को बनाए रखने के लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए। इसे संपन्न करने के लिए दृढ़ निश्चय और अभ्यास की आवश्यकता है। हमारी विवेक बुद्धि का विकास और उचितानुचित की क्षमता पाने के लिए हमें निरंतर ज्ञानोपार्जन और सदाचरण की दिशा में नियमित अभ्यास करना होगा। ज्ञान दर्शन चरित्र इनका उत्सान ही नैतिक मूल्यों का और सांस्कृतिक मूल्यों की मंजूषा और चारित्रिक उत्थान का मार्ग है। सबकी भलाई मानते हुए भाईचारे के साथ आगे बढ़ने से सामाजिकता की भावना बढ़ जाती है। मानव सामाजिक प्राणी है, मिलजुल कर जीवन व्यापन करने के लिए उत्सुक रहे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। वृंद ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया जिसका प्रचलित रूप युद्ध है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द पाठ से चुनिए और उनका प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सिंगार टंगार, थोरे थोड़े, निवल निर्वल, सार सियार, भेष वेश, वृक्ष वृक्ष, शीत शीत, निकरे निकले, स्वरूपी स्वरूप, ते से। ठीक है बच्चों, उसके बाद है परियोजना कार्य। कुछ महापुरुषों की नीति संबंधी अनमोल वचन संकलित कीजिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, आपको क्या करने हैं, यहाँ पर अनमोल वचन संकलित करने हैं नीति संबंधी कुछ महापुरुषों के। जैसे कि आप लिख सकते हैं, वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है परंतु अपनी छाया से दूसरों को गर्मी से रक्षा करता है। ये किसका है, तुलसीदास का है। ठीक है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है, ये किसका है, प्रेमचंद का।
त्याग के सिवाय इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं, स्वामी राम तीर्थ। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस जमा करने हैं, कुछ नीति वचन जमा करने हैं महापुरुषों के। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको इस लेसन के प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।